आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का हिस्ट्री का दूसरा अध्याय राजा, किसान और नगर पढ़ेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सूचित कर देता हूं कि जैसा कि आप जानते होंगे कि 2020 और 21 के हिस्ट्री के सिलेबस में कुछ मूलभूत चेंज हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में तो कुछ अधिक चेंज नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का काफी कुछ सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको शुरुआती दौर में हिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट बताए थे और पहला अध्याय भी मैं कवर कर चुका था। और आज हम दूसरा अध्याय राजा, किसान और नगर पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको फर्स्ट बुक के बारे में कुछ और बेसिक फैक्ट्स बताना चाहता हूं, ताकि आप इस बुक को और अच्छे तरीके से पढ़ सके। तो अब आप सामने देख रहे हैं कि जो हमारा पहला भाग है हिस्ट्री का, जिसमें 4 अध्याय हैं। पहला जो अध्याय है वो ईंटें, मनके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता। दूसरा चैप्टर जो आज हम शुरू करने वाले हैं, तीसरा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। और चौथा विचारक, विश्वास और इमारतें। दोस्तों, इस अध्याय में या इस भाग में 4 चैप्टर हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4, ये तीनों चैप्टर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे कहानी समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले मैं आपको इन तीनों का अर्थ बता देता हूँ। यहाँ पर एक बात नोटिस करिए आप लोग कि तीनों चैप्टरों में खास बात लिखी है, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, यानी तीनों चैप्टरों में 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का टाइम पीरियड दिया गया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको ईसा पूर्व और ईस्वी का अर्थ बताया था। ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा मसीह से पहले की घटनाएं, और ईस्वी का अर्थ होता है ईसा मसीह के बाद की घटनाएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 600 यानी ईसा पूर्व के 600 साल पहले और ईसा मसीह के 600 साल बाद, यानी 600 टोटल 1200। यानी अब बात स्पष्ट हो जाती है कि अध्याय 2 और अध्याय 3 और अध्याय 4 में हम लगभग भारतीय इतिहास का 1200 साल का इतिहास पढ़ने वाले हैं, जिसे हम प्राचीन हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि इस 1200 साल के इतिहास में हम कौन कौन से मेन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो वो आपके चैप्टर के नाम जैसे लिखे हुए हैं, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो भारतीय इतिहास में एक 600 ईसा पूर्व का जो एक काल जो था, वो एक परिवर्तनशील काल माना जाता है भारतीय इतिहास के लिए, और काफी एक महत्वपूर्ण काल भी माना जाता है। तो दूसरे अध्याय में हम आरंभिक राज्य, मगध, महाजनपद काल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त वगैरह राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे तो इस समय हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच भारतीय समाज यानी आरंभिक समाज की बात करेंगे कि भारत का समाज किस प्रकार से था। जैसे कि आपको याद होगा कि भारतीय प्राचीन समाज 4 वर्णों में विभाजित था, और इन वर्णों के अलावा भी काफी कुछ जातियां हुआ करती थी। जब हम चौथे अध्याय में आएंगे तो भारतीय संस्कृति यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक भारतीय धर्मों के बारे में जानकारी लेंगे। और इस अध्याय में जो हमारा विशेष फोकस जो होगा वो बौद्ध धर्म पर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस अध्याय की शुरुआत जो है वो 600 ईसा पूर्व से हम करेंगे। लेकिन कई बच्चों के मन में एक सवाल यह उठ रहा होगा कि जब हमने हड़प्पा सभ्यता का अंत पढ़ा था तो अंत हमने 1900 ईसा पूर्व में किया था। तो 1900 के बाद 1800, 1700, 1600 और लगभग 1800, 900, यानी इस टाइम पीरियड में लगभग 1500 साल में भारतीय इतिहास में क्या कुछ हुआ। तो कई बच्चों के मन में ये डाउट्स बना रहेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सीबीएसई ने जो 1500 साल की जो हिस्ट्री थी आपकी, उसके बारे में कोई ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं दी है। लेकिन मैं आपको यहाँ बहुत ही शॉर्ट रूप में 1500 साल की हिस्ट्री बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात सूचित कर देता हूँ, ये जो हिस्ट्री होगी 1500 साल की, ये आपके लिए एज अ नॉलेज होगी। बाकी सीबीएसई इन अध्याय में से या इस टॉपिक में से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं देता। लेकिन फिर भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हिस्ट्री में एक टाइमलाइन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन 1500 साल के अंतराल में भारतीय इतिहास में किस प्रकार का परिवर्तन आया। देखो दोस्तों, 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद के काल को परवर्ती हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व तक के काल को भारतीय इतिहास में वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये टॉपिक आपका बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दूंगा जो आप अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल क्या है या इससे हमारा क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो हिंदू धर्म या जो सनातन या शाश्वत जो धर्म है उसका आधार वैदिक धर्म ही था, और वैदिक धर्म और हिंदू धर्म में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, क्योंकि वैदिक लोगों ने हिंदू धर्म या सनातन धर्म की स्थापना करी थी। दोस्तों, वैदिक लोगों को आर्य लोग भी कहा जाता था, ये तो आप सब जानते ही होंगे, और माना जाता है कि आर्य लोगों ने वैदिक काल की जो शुरुआत है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व के करीब करी। दोस्तों, वैसे तो वैदिक काल का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, लेकिन इतिहासकारों ने इतिहास को आसानी से समझने के लिए इतिहास को या पूरे इतिहास को या वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया है, और इन दोनों भागों में क्या क्या चेंजेस आए मैं वो आपको बताऊंगा। तो जो पहला जो चरण है वो है ऋग्वैदिक काल, यानी वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला ऋग्वेद काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा दूसरा अध्याय जो शुरू होने वाला है वो भी 600 ईसा पूर्व से ही शुरू होगा, लेकिन उससे पहले भारतीय इतिहास में वैदिक काल था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऋग्वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इसका बहुत ही सरल आंसर है। ऋग्वैदिक काल को ऋग्वेद काल इसलिए कहा जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है कि आर्य लोगों ने ऋग्वेद नामक ग्रंथ की रचना करी, जिसे विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ या पुस्तक भी मानी जाती है। और दोस्तों, यही ग्रंथ आज हिंदू धर्म का एक बेस है। ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने या आर्य लोगों ने बाद के 3 वेद अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना करी। ये छोटा मोटा डिफरेंस था इन दोनों में, लेकिन मैं आपको यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। फिर भी ऋग्वैदिक काल एक जो काल था वो किस लिए जाना जाता था। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि जो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि दोस्तों जो वैदिक काल जो था वो लोग सभ्यता या शहरी नहीं थे, बल्कि वे ग्रामीण जीवन जी रहे थे। ये बहुत अपने आप में अनूठी बात है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो सिंधु सभ्यता का जो एक क्षेत्रफल जो था या जो सिंधु सभ्यता की जो लोकेशन थी वो आज के पाकिस्तान, पंजाब, इंडिया में आती थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसी समय पे 1500 ईसा पूर्व के करीब वैदिक सभ्यता का विकास भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, इस समय की जो समाज जो था वो बिल्कुल साधारण समाज था, और समाज में किसी भी प्रकार की असमानता नहीं थी। और ऋग्वैदिक कालीन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। और इस समय लोगों ने, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऋग्वेद काल में लोगों ने प्रकृति पूजा को ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है ना दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। वैसे तो वैदिक जो देवता थे, इनमें सबसे प्रमुख देवता इंद्र देवता थे, जिन्हें बारिश के देवता भी कहा जाता है, आप जानते होंगे। लेकिन फिर भी ऋग्वैदिक काल या जो वैदिक धर्म था, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि वैदिक धर्म या हिंदू धर्म में कई प्रकार के पंथ हैं या कई प्रकार की एक विभिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि हिंदू धर्म में कुछ नास्तिक लोग भी एडजस्ट करते हैं, साधु संत, प्रकृति पूजा को मानने वाले, मूर्ति पूजा को मानने वाले, निराकार पूजा को मानने वाले, तरह तरह के लोग, शक्ति पूजा को मानने वाले, शिव को मानने वाले, वैष्णव को मानने वाले, तरह तरह के लोग मिलेंगे आपको। लेकिन कुल मिलाकर यही हिंदू धर्म का एक सार है या एक उसकी मजबूती है, यानी अनेकता में एकता। ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेद काल में तो इस प्रकार के था। उसके बाद अब बात आती है कि उत्तर वैदिक काल में क्या चेंजेस आए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इतिहास में
जब कोई भी इवेंट होता है तो उसके अंदर दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, पहला टाइम और दूसरा परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद काल में समाज समान था, लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और यह लोग खाना बदोश जिंदगी जिया करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कुछ मूलभूत चेंज होने लगे और यह लोग धीरे धीरे सप्त सिंधु प्रदेश को छोड़कर धीरे धीरे गंगा के मैदान यानी आज का उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली जैसे इलाकों में बसना शुरू कर दिया। और यहाँ पर एक चेंज और था, वो ये था कि ऋग्वेदिक काल में वैदिक लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय धीरे धीरे कृषि पर आधारित हो गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में एक परिवर्तन और भी था, वो यह था कि उत्तर वैदिक काल में समाज में अब असमानताओं का जन्म होना शुरू हो गया था। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, वर्ण व्यवस्था। तीसरे अध्याय में हम काफ़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो कई बच्चे जानते होंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या है, कि जब भारतीय समाज 4 भागों में विभाजित था उसी को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। वैसे तो दोस्तों ऋग्वेद काल में ही वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आ चुकी थी, लेकिन ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था में इतनी असमानता नहीं थी, क्योंकि ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था आधारित थी वो दोस्तों कर्म पे आधारित थी। कर्म का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उसको उस प्रकार का वर्ण मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप कि समाज में कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है और वो पढ़ा सकता है तो ब्राह्मण बनेगा, और कोई व्यक्ति बलशाली है और शासक करने का अधिकारी है तो वह क्षत्रिय बनेगा। लेकिन दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हमें एक चेंज में देखने को मिला वर्ण व्यवस्था में, वह ये था कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था जो थी वो अब कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो चुकी थी। यहीं से असमानता का जन्म हो जाता है। जन्म आधारित का अर्थात ये होता है कि एक ब्राह्मण का बेटा चाहे उसे पढ़ना कुछ आता ना हो लेकिन वो आगे चल के ब्राह्मण ही बनेगा। इसी तरीके से समाज के छोटे तबके को जो उनका उत्थान जो था वो धीरे धीरे रुक गया और समाज में असमानता बढ़ती गई। बाद में इन्हीं असमानताओं के खिलाफ आप जानते होंगे जब हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध और स्वामी महावीर आते हैं। ठीक है, ये तो बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हुई होगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक बात और है कि इस 1500 साल में उत्तर भारत में तो इस प्रकार का एक चेंजेस चल रहा था, यानी वैदिक काल चल रहा था। लेकिन सेम टाइम में इसी टाइम में दक्षिण भारत में आपको ध्यान रखना, कहाँ पर, दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का अस्तित्व शुरू में हुआ। यानी कहने का अर्थ मेरा यह है कि इस समय दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृतियाँ अस्तित्व में आई। अब सवाल उठता है कि महापाषाण संस्कृतियाँ क्या थी दोस्तों। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं बड़े आसान तरीके से। मैं आपको बताता हूँ कि दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए नए तरीके विकसित होने लगे, जिसमें शवों के आसपास बड़े बड़े पत्थरों से घेरा जाता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता था कि अब अंतिम संस्कार में कुछ मूलभूत परिवर्तन देखने को मिले और अब यहाँ मृतकों के साथ उनके आसपास बड़े बड़े पत्थरों से उनको ढका जाता था और इसी एक संस्कृति को महापाषाण संस्कृति के नाम से भी जाना गया। आपका 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते इस अध्याय को, जो आपकी शुरुआत है। मैंने आपको बताया था कि इस अध्याय में जो शुरुआत की गई है वो 600 ईसा पूर्व से की गई है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, मैं इसी क्वेश्चन से शुरू करूंगा। 600 ईसा पूर्व का समय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय था जिसमें निम्नलिखित परिवर्तन आए। ये बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों कि जो भारतीय इतिहास का जो 600 ईसा पूर्व का जो काल था वो भारतीय इतिहास के लिए काफ़ी मूल्यवान और एक महत्वपूर्ण काल था और इस समय भारतीय इतिहास में व्यापक स्तर पर परिवर्तन देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, अच्छा आप एक बात और ध्यान रखना बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है ये CBSE
काफ़ी बार पूछ चुका है। 2016 में ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका था और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भारतीय इतिहास में 600 ईसा पूर्व के दौरान किस प्रकार के परिवर्तनों से भारत गुजर रहा था, जिसने आने वाले समय के लिए भारतीय इतिहास को बदल के रख दिया। वैसे तो दोस्तों 600 ईसा पूर्व में काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर दो परिवर्तन, कुछ ऐसे परिवर्तन थे जिन्होंने बाकी परिवर्तनों को जन्म दिया। मैं बात कर रहा हूँ दो परिवर्तन, जैसा कि आप देख रहे हैं। जो चौथा नंबर का हमारा पॉइंट है, लोहे व सिक्के का प्रचलन। जी हाँ दोस्तों, लोहे व सिक्के के प्रचलन ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा की ओर बढ़ा दिया और इस समय लोहे के और सिक्के के प्रयोग ने भारतीय इतिहास के चरित्र बिल्कुल पूरी तरीके से बदल दिया। मैं आपको अब डिटेल में यहाँ बताने वाला हूँ कि इन परिवर्तनों से क्या क्या परिवर्तन आए और यह क्वेश्चन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों, मैं वैसे यहाँ कुछ लिख के तो आपको नहीं बता पाऊँगा, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप मेरी बातों को ठीक से सुनना तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ आ जाएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहला जो हमें परिवर्तन देखने को मिला, मैं आपको मौखिक रूप से बताता हूँ। सबसे पहला जो हमें परिवर्तन देखने को मिला वो था लोहे का प्रयोग। अब कई बच्चों के मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि लोहे के प्रयोग से भारतीय इतिहास में किस प्रकार का चेंज आया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोहे का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ भारत के लिए, क्योंकि इस 600 ईसा पूर्व से पहले भारतीय इतिहास में लोहे का प्रचलन नहीं था। उस समय के लोग या हड़प्पा कालीन लोग कांस्य का प्रयोग या तांबे का प्रयोग करते थे, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही भारत में लोहे का प्रचलन होना शुरू हो गया तो भारतीय इतिहास का चरित्र बदलना शुरू हो गया। तो अब एक क्वेश्चन यह है कि लोहे के प्रयोग से क्या परिवर्तन है। देखो दोस्तों, लोहे के प्रयोग से दो मूल्यवान परिवर्तन आए जो मैं आपको बताता हूँ। लोहे के प्रयोग का जो पहला जो परिवर्तन जो था वो था खेती के लिए उपकरण। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले यानी लोहे के इस्तेमाल से पहले भारत में लकड़ी के हलों का प्रयोग होता था, जो बहुत ही कच्चा होता था और आसानी से टूट जाता था। लेकिन जैसे ही 600 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग शुरू होना हो गया, उसके बाद लोहे के हलों का निर्माण होना शुरू हो गया और उसके बाद खेती में किसान वर्ग जो था वो खेती में लोहे के हल का इस्तेमाल करने लगे, और जिससे खेती की जो पैदावार थी वो धीरे 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 करते करते बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक लोग थे वो गंगा के मैदानों में बच चुके थे, और अब क्योंकि गंगा के मैदान उस समय बहुत ज़्यादा उपजाऊ मैदान थे, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएँ थी उनका जो वास जो था वो हमेशा नदियों के किनारे रहा था। तो इसी तरीके से गंगा के मैदान जो थे वो काफ़ी उपजाऊ थे, और जब यहाँ पर लोहे का इस्तेमाल या लोहे के हलों का इस्तेमाल होने लगा तो कृषि की पैदावार धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे खेती के लिए उपकरण यानी हल का निर्माण हुआ, और हल के निर्माण से जो कृषि की जो पैदावार थी वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। उसके बाद लोहे का प्रयोग एक और था, वो था हथियार। यानी राजा वर्ग को लोहे के हथियारों से काफ़ी मजबूती मिली, और धीरे धीरे यहाँ जो राजा जो थे वो स्थानीय राज्यों पर हमला करते थे और अपने आप को एक मजबूत राज्य के रूप में विकसित करने लगे। तो ये दोनों चेंजेस हमें लोहे के खेती के उपकरण और हथियार लोहे के प्रयोग से देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट था सिक्कों का प्रचलन। जी हाँ दोस्तों, अब भारतीय इतिहास में सिक्कों का प्रचलन भी शुरू हो चुका था। यानी अब जो व्यापार व्यवस्था जो थी वो वस्तु विनिमय पर आधारित ना होकर सिक्कों के प्रचलन पर थी। और इस समय एक बड़ा चिन्ह ये भी था कि दोस्तों कि इस समय जो व्यापार जो था वो काफ़ी चरम पर था। इस समय भारत का रोमन के साथ काफ़ी अच्छा व्यापार शुरू होना स्टार्ट हो चुका था। लगभग ये जो व्यापार जो था वो मौर्य काल में तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको इंटरनल व्यापार के बारे में बताऊं तो 600 ईसा पूर्व में भारत का आंतरिक व्यापार काफ़ी मजबूत होने लगा, जिसमें प्रमुख योगदान सिक्कों का था। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि 600 ईसा पूर्व में किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। तो ये सिक्कों के बारे में मैं पूरी डिटेल आपको अभी आगे दूंगा।
उसके बाद दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस समय जो एक देखो, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया लोहे का प्रयोग, जिससे खेती की पैदावार बढ़ी और राजा मजबूत होना शुरू हो गए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया सिक्के का प्रचलन, जिससे व्यापार बढ़ा और आर्थिक गतिविधियों का विकास हुआ। इसके बाद दोस्तों हमारा जो तीसरा जो पॉइंट है वो था महाजनपदों का उदय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पहले जनपद की एक डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद हम महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जनपद की आप डेफिनेशन देखिए। जनपद एक ऐसा भूखंड होता है जहाँ लोग अपने पैर जमा लेते हैं, यानी बस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक सेकंड, ठीक है। देखो दोस्तों, जनपद का अर्थ होता है, मैं आपको बता दूं, जो जनपद जो शब्द जो हमें मिलता है वो वैदिक ग्रंथों में मिलता है। और जनपद का अर्थ जो अगर आप जनपद शब्द को संधि विच्छेद करेंगे तो आपको अर्थ उसका मालूम पड़ेगा। जन का मतलब होता है लोग और पद का मतलब होता है पैर, यानी जिस जगह पर, यानी जिस भूखंड पर लोग बस जाते हैं उस क्षेत्र को जनपद के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, 1500 यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जनपदों का अस्तित्व था और हजारों की संख्या में ये जनपद थे। लेकिन दोस्तों 600 ईसा पूर्व में हमने देखने को मिला कि भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 16 महाजनपदों का। ठीक है दोस्तों, और ये 16 महाजनपद कई छोटे छोटे जनपदों से मिलकर बने थे। अब एक क्वेश्चन आपका यह भी है कि जनपद महाजनपद कैसे बने। इसका आंसर बहुत सरल है दोस्तों। इसका आंसर यही है कि महाजनपद जनपदों से बने थे और तब बने थे जब जनपदों में व्यापार और राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल हुआ मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, कि जैसे ही जनपदों में लोहे का व्यापक प्रचलन होता गया, उसके बाद लोहे के उपकरण बनना शुरू हो गए और खेती की पैदावार बढ़ना शुरू हो गई। उसके बाद खेती की पैदावार से ही अधिशेष उत्पादन होना भी शुरू हो गया था। दोस्तों अधिशेष का मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वैसे मैंने हड़प्पा वाले टॉपिक में आपको बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं आपको अधिशेष का अर्थ यहाँ फिर से स्पष्ट कर देता हूँ। देखो आप सोच के देखिए कि आपके पास 10 रुपये हैं और आपने उसमें से आपका जो खर्च है 10 में से 5 रुपये का है। अब 5 रुपये का आपका महीने का खर्च है, लेकिन 10 में से 5 गए तो बचे 5, यानी जो 5 रुपये अधिशेष है, यानी जो आपके पास 5 रुपये बचे हैं वो आपका अधिशेष बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मान लीजिए कि 600 ईसा पूर्व से पहले भारतीय इतिहास में कृषि की जो पैदावार थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे पैदावार में चेंजेस आते गए। उसके बाद जैसे ही पैदावार बढ़ी तो जनपदों में जितना उत्पादन उन्हें चाहिए था उससे डबल होना शुरू हो गया। इसके बाद जनपदों के व्यापारियों ने जितनी उनको ज़रूरत थी उतना रखना शुरू कर दिया और जो अधिशेष जो उनके पास बचा, यानी मान लो कि एक जनपद में 10 बोरी का उत्पादन होता है और 5 उनकी ज़रूरत है, तो बाद जो शेष बची हैं उनका उन्होंने दूसरे राज्यों को व्यापार कर दिया। तो इस तरीके से व्यापार का बढ़ना भी शुरू हो गया और जब सिक्के बढ़ने शुरू हो गए तो यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली का भी अंत हो गया था। तो इस तरीके से यहाँ 3 परिवर्तन हमें देखने को मिले। पहला परिवर्तन लोहे का प्रयोग, दूसरा परिवर्तन सिक्कों का प्रयोग और तीसरा परिवर्तन महाजनपदों का उदय। उसके बाद चौथा परिवर्तन बौद्ध व जैन धर्म का उदय। दोस्तों इस टॉपिक को तो हम चौथे अध्याय में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नगरों का विकास या द्वितीय शहरीकरण की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी मूल्यवान पॉइंट है आपके लिए कि अब भारत में, जैसे अब द्वितीय का नाम लिया, यानी द्वितीय माने सेकंड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो पहला जो अर्बनाइजेशन जो था या जो शहरीकरण जो था वो हड़प्पा में हमें देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद जो दूसरी नगरीकरण की जो शुरुआत हुई वो हमें सीधा 600 ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिली। और ये कब संभव हो पाया दोस्तों, मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब जनपदों में लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, संख्या बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो लोगों की डिमांड बढ़ने लगी और धीरे धीरे जो जनपद थे वो धीरे धीरे महाजनपदों में कन्वर्ट होते गए और भारत में इसी तरीके से 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जो मैं आगे आपको
बताने वाला हूँ डिटेल में। और उसमें से जो सबसे प्रमुख जो महाजनपद था, आप सभी बच्चे जानते होंगे, मगध। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों 6 पॉइंट, विशाल साम्राज्य का उदय। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि भारतीय इतिहास में अभी तक का जो सबसे विशालतम साम्राज्य माना जाता है वो मौर्य साम्राज्य माना जाता है। दोस्तों 600 ईसा पूर्व यानी 321 ईसा पूर्व में, आपको कई बच्चों को पता होगा कि 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त नामक एक राजा ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, जिनका क्षेत्रफल या जिस साम्राज्य का क्षेत्रफल अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में मणिपुर तक फैला हुआ था, और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर वगैरह यानी पूरा भारतीय उपमहाद्वीप मौर्य साम्राज्य में ऐड होता था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि भारत में इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना उससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। उसके बाद 7वां पॉइंट दोस्तों, महाकाव्यों की रचना। ठीक, जी हाँ दोस्तों, महाकाव्य यानी महा एपिक। ठीक है दोस्तों, भारत में 2 महाकाव्य हैं, आपको कई बच्चे जानते भी होंगे, और कई बच्चों ने उन महाकाव्यों को टीवी पर भी देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, 2 महाकाव्य, पहला महाभारत और दूसरा रामायण। आपको ध्यान रखना है कि भारत में 2 महाकाव्य हैं, पहला महाभारत और दूसरा रामायण। ठीक है, एमसीक्यू में आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद 8वां पॉइंट, धर्मशास्त्र व सूत्र ग्रंथों की रचना। यानी ठीक है दोस्तों, 600 ईसा पूर्व के आसपास ब्राह्मणों ने काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे, इसमें मनुस्मृति, उपनिषद, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र वगैरह इत्यादि। ठीक है दोस्तों, वैसे इस क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट बन भी सकते थे, लेकिन आपको इतने पॉइंटों की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ मेन पॉइंट जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय, लोहे व सिक्के का प्रयोग, महाजनपदों का उदय, इनको भी याद रखेंगे तो आप काफ़ी अच्छा इस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही था। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।